डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है लॉ ऑफ डिमांड शुरू कर रहे हैं। जैसा भी आपको पता होगा कि हमने अपनी जो प्रीवियस क्लास थी जूम पर, उसमें व्हाट इज डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, मीनिंग, डेफिनेशंस एंड वेरियस कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द डिमांड्स वी हैड डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉ ऑफ डिमांड। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक कंडीशंस इकोनॉमिक्स में अपने जहन में, अपने ध्यान में रखना कि OTRS यानी अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अन्य बातें यथावत रहेगी, तब इकोनॉमिक्स के कोई भी लॉ हो, रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, वो एप्लीकेबल्स होते हैं. सो वी विल हैव टू कीप इन आवर माइंड्स दैट द ceteris paribus, it means other things remaining the same. So here it is on your slide, you can see that law of demand. What is the law of demand? Law of demand is given by the Alfred Marshalls. So Professor Alfred Marshalls क्या कहते हैं? Higher the price, lower the demand, and lower the price, higher the demand. So there is the inverse relationship between the price and quantity demanded. This is known as the law of demand. जैसा कि एल्फ्रेड मार्शल जिन्होंने लॉ ऑफ डिमांड दिया था, वो कहते हैं कि मांग का नियम हमें बताता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा के बीच में एक उल्टा संबंध होता है। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांगी गई मात्रा घट जाती है, और जब वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विद द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द commodity, which is to be taken into our account or considerations. So in words, that there is an inverse relationship between the quantity demanded of the commodity and its price. This is the law of demand. तो एजॉप्शंस मैंने कहा वही अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम की बात करते हैं। जैसे कि अपने डिमांड फंक्शंस की बात की थी कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शंस ऑफ द प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई एंड टी एंड WP। यानी आपको मैंने कल बताया था कि जो बराबर का निशान होता है उसके राइट हैंड साइड की तरफ जो है वो आपके स्वतंत्र चर होते हैं, और बराबर के इधर और इक्वल्स के इधर और जो होते हैं वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी चेंजेस होगा उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर पड़ेगा। तो हम कोई एक नियम पढ़ रहे हैं तब हम ये देख रहे हैं कि एजॉप्शंस अगर उसमें एप्लीकेबल होगी, मान्यता लेकर ही चलना पड़ता है, तो तभी वो नियम होगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा का संबंध एक्स वस्तु की कीमत से, देन द क्वांटिटी ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ एक्स। इट मीन्स प्राइस ऑफ वाई, कैपिटल वाई यानी उपभोक्ता की इनकम, उसका प्रीफरेंस, उसकी चॉइस सभी स्टेबल रहेगी। देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, यानी जब व्हेन यू आर डिमांडिंग द क्वांटिटी ऑफ द पोटैटो, अगर आप आलू की मांग कर रहे हो, इट मीन्स आपका संबंध किससे होगा? आलू की कीमत से ही होगा। और बैंगन है या कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, उसकी कीमत से आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो आप ये मान के चल रहे हैं कि उनकी प्राइस जो है वो स्टेबल है, कांस्टेंट है। एंड कंज्यूमर्स डोंट एक्सपेक्ट एनी चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर्स। तो ये एजप्शंस अगर एप्लीकेबल होती है, इट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड आपका एप्लीकेबल होगा। हेयर इट इज द एग्जाम्पल्स, यू ऑल कैन सी दैट जो डिमांड कर्व बनता है बेटा, वो ऊपर से नीचे आप देख सकते हो इस चित्र में, इस डायग्राम में, कि जो ये डिमांड कर्व है वो ऊपर से नीचे गिरता हुआ है, यानी फ्रॉम D to T। ये जो डिमांड कर्व देख रहे हो आप, ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ है। यहाँ हमने एक टेबल ली है, टेबल में आप देख रहे होंगे एक तरफ तो हमने प्राइस ली है और एक तरफ उसकी क्वांटिटी डिमांडेड दी। जब प्राइस 5 रुपये है यानी 5 रुपीज़ है, तब हम उसकी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे हैं? 100 यूनिट्स। जब उसकी कीमत गिर कर कम होकर 4 हो जाती है, 4 हो जाती है, तो यूनिट क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई? 200। यानी देखो कीमत 5 से 4 घटी तो आपकी मांगी गई मात्रा 100 से 200 बढ़ गई। फिर 4 से 3 रुपये तक कीमत घटी तो मात्रा 300 तक बढ़ गई। फिर ऐसे करते करते जब आपकी कीमत 5 रुपये से घटकर 1 रुपये हो जाती है तो मांगी गई मात्रा जो है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज अप टू दी 600 फ्रॉम 6 यूनिट फ्रॉम द
1 यूनिट, हाँ 100 यूनिट्स, ओके, यानी 100 यूनिट से लेकर 600 यूनिट्स तक जो है आपकी मात्रा जो है बढ़ जाती है जब आपकी कीमत 5 रुपये से घटकर 1 रुपये हो जाती है। यही इस डायग्राम में देखा गया है। डायग्राम में आप देखिए पॉइंट पी ले रहे हैं हम, पॉइंट पी पर कीमत है एक, कीमत को कहाँ लेते हैं, कीमत हमेशा देखो ये मैंने हाथ बताया है, ये एक परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो नीचे वाला है वो एक्स एक्सिस है, यानी एक वाई एक्सिस होता है और एक एक्स एक्सिस होता है। तो वाई पर हमने प्राइस ली है, यूनिट प्राइस फॉर यूनिट रुपीज़ इन रुपीज़, और दूसरा जो है हमने आपके एक्स एक्सिस पर लिया है क्वांटिटी डिमांडेड। जब आपकी हमने पी बिंदु चूज़ किया है तो वहाँ देखो कीमत जो है वो 5 रुपये है और आपकी मात्रा जो है वो 100 रुपये है। अब आपकी कीमत घटकर 5 रुपये से 4 रुपये होती है, तब नया बिंदु हमें दिखने को मिलता है, वो है क्यू। क्यू बिंदु पर देखो बेटा आपके मात्रा हो जाती है बढ़कर 200, क्योंकि कीमत 1 रुपया घट गई है, 5 से 4 हो गई है। फिर बिंदु लेते हैं आर, वहाँ पर मात्रा बढ़कर हो जाती है 300 और कीमत घटकर 1 रुपया 4 से 3। ऐसे करते करते जब हम 1 रुपये पर पहुँचते हैं, यहाँ वाई एक्सिस पर ये जो लंब वाला परपेंडिकुलर दिख रहा है इस तरीके का, ठीक है ना, उससे हम जब 1 पर आते हैं तो आपके मात्रा बढ़कर हो जाती है 600। तो ये डिमांड कर्व जो है वो हमेशा ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, और ये इसलिए होता है कि मांग का नियम बताता है कि वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसकी कीमत के बीच में हमेशा उल्टा संबंध होता है। इट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p, यानी जब कीमत बढ़ेगी हायर द प्राइस, लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस higher the quantity demanded. It means law of demand indicates only the direction change in between the quantity demanded with respect to the change in the price of the goods. That's why it is having inverse relation between the price and quantity demanded. This is the law of demand simply given by Alfred Marshall. So why more of a good is purchased when its price falls, यानी जब कीमत गिरती है तो उसकी अधिक मात्रा क्यों खरीदी जाती है, तो लॉ ऑफ डिमांड बताता है। व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ क्यों होता है, क्या कॉज है, क्या कारण है, सवाल ये बन रहा है क्या कारण है कि मांग का नियम ऊपर से नीचे गिर रहा है। अब वो अपन पढ़ेंगे। पहले तो मांग का नियम पढ़ा, उसकी एजप्शंस पढ़ी, और उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, और उसका आपके टेबुलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, सारणी वाला। अब ये ऊपर से नीचे यानी मांग वक्र ऊपर से नीचे ही गिरता हुआ क्यों होता है, चढ़ता हुआ क्यों नहीं होता, नीचे गिरता हुआ क्यों होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, उसके कारण है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, आप जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं, यू इंक्रीज the quantity of any commodity in your consumptions, you will get the marginal utility of related units of the commodity in diminishing sense। यानी हमने पहले भी एक नियम फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का अपने उपभोग में मात्रा बढ़ाते हैं, उससे मिलने वाली हमारी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जो वस्तुओं की मात्रा ज़्यादा हमारे पास होती है ना, हमारा उसका लगाव कम होता है, हमारी सीमांत उपयोगिता उससे कम हो जाती है। तो हम ज़्यादा मात्रा कब खरीदेंगे, हम ज़्यादा मात्रा तभी खरीदेंगे जब उसकी कीमत गिरती हुई होगी, कीमत गिरती होगी, डिक्लाइनिंग में होगी, तभी तो हम ज़्यादा मात्रा खरीदेंगे। क्योंकि उपभोक्ता का जो आपका इक्विलिब्रियम होता है ना बेटा, वो आप नोट कर लेना, पी यानी प्राइस बराबर इक्वल्स मार्जिनल यूटिलिटी, जहाँ वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर हो जाती है, वहीं उपभोक्ता संतुलन में हो जाता है, P equals MUX। सो अकॉर्डिंग टू दिस law, as consumption of a commodity increases, the utility from each successive unit goes on diminishing to a consumers, and according for every additional unit to be purchased, the consumer is willing to pay less and less price। यानी जो ज़्यादा आप इकाई लेना चाहते हो ना, तो आप कम ही कीमत देकर उसकी ज़्यादा इकाइयाँ लेना चाहते हो। तो पहला घटती हुई सीमांत उपयोगिता कारण है मांग वक्र के ऊपर से नीचे गिरने का। फिर होता है इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव।
Income effect refers to the change in the quantity demanded when real income of the buyers changes as a result of changes in the price of commodity. Change in the price of commodity causes change in the real income of the consumers. With a fall in the price, real income increases, accordingly demand for the commodity expands. बेटा क्या होता है कि आपकी जो सैलरी है, मान लीजिए वो है, सपोज मैं तो कह रहा हूँ, मान लीजिए 100 रुपये है, ये आपकी मॉनेटरी इनकम हुई है। ओके, अब क्या होता है बेटा, बाजार में मान लीजिए पहले प्राइस थी दूध की, वो 25 रुपये की लीटर है, ठीक है। तो आप 100 रुपये में जो है, या हम कह सकते हैं 25 रुपये ना करके 50 रुपये लीटर है, ठीक है। 50 रुपये लीटर और आपकी सैलरी कितनी है, 100 रुपये है। एक सपोज मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, आपको लेमैन के तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपकी सैलरी है, सपोज आपकी बजट है, आपके पास पैसे हैं, वो मॉनेटरी इनकम आपकी है 100 रुपये, और बाजार में दूध का भाव है 50 रुपये लीटर। तो आप 100 रुपये में कितना ले सकते हैं, 2 लीटर, ओनली 2 लीटर। ओके, अब क्या हुआ, प्राइसेस किसकी, दूध की, प्रोडक्ट की, कॉमोडिटी की डिक्लाइन हो जाती है और 25 रुपये हो गए। तो अब तनख्वाह तो आपकी 100 रुपये ही है, मॉनेटरी इनकम थोड़ी बढ़ी है, रियल इनकम बढ़ गई है। रियल इनकम इसलिए बढ़ी है विथ रेस्पेक्ट टू द डिक्लाइन इन द प्राइस, प्राइस आपकी डाउन हो गई है। जो अब वो 50 रुपये वाला प्रोडक्ट 25 रुपये में आ गया बेटा। तो अब पहले आप 100 रुपये में 2 लीटर ले सकते थे, लेकिन अब उसी 100 रुपये में आप 4 लीटर ले सकते हैं, यानी आपकी रियल इनकम बढ़ गई। कीमत घटने पर आप मात्रा बढ़ा दी, जैसे ही कीमत घटी आपने मात्रा बढ़ा दी, डिमांड कर ऊपर से नीचे बढ़ गया, ऐसे हो गया। कीमत घटी 50 से 25 हुई, आपने मात्रा बढ़ा दी। आप पहले 100 रुपये में पहले 2 लेते थे, अब 100 रुपये में आप 4 लीटर ले रहे हैं। इट मीन्स प्राइस डिक्लाइन, क्वांटिटी इंक्रीज, प्राइस इंक्लाइन, क्वांटिटी डिक्रीज। तो ऊपर से नीचे गिरता हुआ कर्व हो जाता है, यही रियल इनकम का है। आपकी कीमत गिरने पर रियल इनकम बढ़ती है और आपकी डिमांड एक्सपांस होती है, एक्सपांसन हो जाता है। और एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। तो substitution effect refers to the substitutions of one commodity for the other when it becomes relatively cheaper. Thus, when price of commodity X falls, it becomes cheaper in relation to the commodity Y, and accordingly X is substituted for the Y. जैसे कि आप चाय का कंज्यूमशन कर रहे हैं और कॉफ़ी का भी कर रहे हैं। अब मान लीजिए जो आपकी कॉफ़ी है वो पहले 1000 रुपये किलो है, और चाय है जो आपकी 300 रुपये किलो है, ठीक है ना। तो अब ऐसे तो कॉफ़ी महंगी ही दिख रही है चाय से, लेकिन वो 1000 रुपये वाली आपसे घटकर उसकी कीमत हो जाती है 500 रुपये किलो, ठीक है। और चाय की 300 ही है, एज इट इज़, चेंज नहीं हुआ। हालांकि अभी भी अगर ऐसे देखें तो कॉफ़ी महंगी है, लेकिन फिर भी वो कंपैरेटिवली तौर पर उसका जो है आपके प्राइस गिर चुकी है। आपके नज़र में पहले 1000 रुपये में किलो आ रही थी, अब 500 रुपये में किलो आ रही, तो आप क्या कहेंगे, अरे भाई कॉफ़ी सस्ती हो गई। तो आप क्या करेंगे, जो पैसा, जो रुपया आप चाय पर ज़्यादा खर्च कर रहे थे उसका कुछ बचा कर आप कॉफ़ी पर डालना शुरू कर देंगे। तो कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट करेगी चाय को, और कॉफ़ी की, चूँकि कॉफ़ी 1000 से 500 ही है, तो उसकी मांग जो है धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कंपैरेटिवली आपके वो सब्स्टिट्यूट करने लगेगी आपको चाय को। तो कि चाय का कीमत तो स्थिर ही रही, लेकिन कॉफ़ी 1000 से 500 की ऊपर आ गई। अब यही कॉफ़ी 400 पर आ जाएगी, फिर भी वो महंगी तो है, किससे, चाय से, लेकिन 1000 से सीधा डाउन हुआ है 400 पर, तो आप उसकी मांग बढ़ा देंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है वो इसका कॉज होता है। बाकी साइज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, अगर आपके उपभोक्ताओं का ग्रुप बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बहुत सारे उपभोक्ता आएंगे, तो मांग तो बढ़ेगी ना बढ़ेगी। तो उस कारण से भी आपकी जो है प्राइसेस डाउन होने पर उपभोक्ताओं का ग्रुप बढ़ता है और आपका मांग बढ़ती है, और ये डिमांड कर ऊपर से नीचे गिरता जाता है। डिफरेंट यूजेज भी आते हैं। मैनी गुड्स हैव अल्टरनेटिव यूजेज। मिल्क फॉर एग्जाम्पल इज यूज्ड फॉर द मेकिंग द कर्ड, चीज एंड बटर, एंड इफ प्राइस ऑफ मिल्क रिड्यूसेस इट्स यूजेज विल एक्सपांड्स अकॉर्डिंग डिमांड फॉर मिल्क एक्सपर्ट्स। यानी जब दूध की कीमत गिर जाती है ना, तो पनीर वनीर भी सस्ते हो जाते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि दूध से उसके बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं ना। तो इस प्रकार से जब एक प्रोडक्ट की प्राइसेस डाउन होती है तो उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी भी प्राइस डाउन होती है और मांग मार्केट में बढ़ती है।
तो ये चीज़ हमारे सामने आएगी। ओके, तो इस तरीके से आज बेटा हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा। लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया वो पढ़ा, उसकी एजॉप्शंस को हमने डिस्कस किया और उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस किया, टेबुलर रिप्रेजेंटेशंस किया, और ये डिमांड कर ऊपर से नीचे क्यों गिरता हुआ है उसको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।